ज्ञानव्यापी मस्जिद के लिए आज का दिन काफी अहम रहा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आज वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में अगले 2 महीने काफी अहम रहने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते में सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की अलग अलग याचिकाओं पर जिला कोर्ट को फैसला लेना होगा। पहले ये जान लेते हैं कि दोनों पक्षों की तरफ से किसने याचिका दाखिल की है और फिर बात करेंगे याचिका में जिक्र मांगों का भी। 5 महिलाएं लक्ष्मी देवी, राखी सिंह, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक ने हिंदू पक्ष की तरफ से कई याचिका दायर की हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने याचिका दायर की है। याचिका दाखिल कर हिंदू पक्ष ने कई मांगे की हैं। श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा करने की मांग, दूसरी वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग की पूजा करने की मांग, तीसरी नंदी के उत्तर में मौजूद दीवार को तोड़कर मलबा हटाने की मांग, चौथी शिवलिंग की लंबाई चौड़ाई जानने के लिए सर्वे की मांग, वजूखाने का वैकल्पिक इंतजाम करने की मांग की गई है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने भी याचिका दाखिल कर कई मांगे रखी हैं। पहली, वजूखाने को सील करने का विरोध इसमें किया गया है। साथ ही 1991 एक्ट के तहत ज्ञानव्यापी सर्वे और केस पर मुस्लिम पक्ष ने सवाल उठाए हैं। जिला जज डॉक्टर अजय कुमार विनवेश के निर्देश पर कोर्ट रूम में आज सिर्फ केस से जुड़े वकील ही मौजूद रहे। इस दौरान कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी काफी मजबूत दिखी। लगभग 3 महीने से युद्ध की त्रासदी झेल रहे यूक्रेन के कई हिस्सों पर रूस अपना दबदबा बना चुका है, तो वहीं मारियोपोल में अपना प्रभुत्व जमाने के बाद रूस ने खार्किव का रुख किया है, जिसके चलते खार्किव पर हाल के दिनों में तेज मिसाइल हमले देखने को मिल रहे हैं। इसी क्रम में रूस की सेना ने लोजोवा में एक बिल्डिंग को निशाना बनाकर उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इस हमले में 11 लोगों के घायल होने की पुष्टि की गई है, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। इस इमारत की पहचान पैलेस ऑफ कल्चर के रूप में की गई है। रूसी सेना द्वारा हमले की वीडियो को यूक्रेन ने सोशल मीडिया पर शेयर कर सार्वजनिक कर दिया। युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक रूस की ओर से यूक्रेन में किए गए हमलों से 20,000 से ज्यादा नागरिकों के मारे जाने की आशंका है। तो वहीं इस जंग की वजह से दुनिया भर पर खाद्य संकट का खतरा भी मंडराने लगा है। बताया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया है। इससे दुनिया भर में भोजन की कमी की आशंका का स्तर 10 पर पहुंच गया है। साथ ही साथ इन दोनों देशों से होने वाली तेल की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। ऐसे में आने वाले वक्त में अगर दोनों देश सीज फायर के लिए बातचीत की टेबल पर नहीं आए तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। नासा ने अब मंगल ग्रह पर अपने पहले मिशन की तैयारी शुरू कर दी है। इस मिशन में नासा ने अपने स्टाफ समेत रिसर्चर्स और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों से इनपुट मांगना शुरू कर दिया है। हाल ही में नासा के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर पाम मेलरॉय ने एक वर्कशॉप में कहा कि हम इस ब्लूप्रिंट को डेवलप करेंगे और मंगल ग्रह पर जाने से पहले चंद्रमा पर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इस कॉन्सेप्ट में एक पहले से भेजा गया कार्गो लैंडर होगा, जिसका वजन 25 टन होगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जब अंतर्राष्ट्रीय यात्री वहां उतरें तो उनके पास व्यवस्था हो। पहले से भेजा गया क्रू एसेंट व्हीकल भी उतना ही जरूरी है, जिससे नासा और एस्ट्रोनॉट आश्वस्त हो सकें कि वो इसी से पृथ्वी पर वापस लौटेंगे। इस मिशन में 2 क्रू मेंबर को ऑर्बिट में रहने और 2 को मंगल की सतह पर उतारने की योजना बनाई गई है। इससे पहले एक रोबोट मिशन की योजना भी है, जो मंगल की सतह से नमूने लेकर आएगा। पृथ्वी और मंगल का नेचर इस तरह का है कि अगर एस्ट्रोनॉट वहां ज्यादा समय तक रहते हैं तो उनके पास आने में देरी और परेशानियां आएंगी। इसके लिए उन्हें 500 दिन से ज्यादा का समय का इंतजार करना होगा, जब तक कि दोनों ग्रह एक बार फिर से अलाइन नहीं हो जाते। जहां एक तरफ ज्ञानव्यापी मामले पर कानूनी जंग छिड़ी हुई है, तो वहीं इस मामले पर विवादित बयानों का सिलसिला भी नहीं थम रहा। सोशल मीडिया पर ज्ञानव्यापी मामले में विवादित पोस्ट करने पर
दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी हुई, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। रतन लाल की गिरफ्तारी को लेकर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल प्रोफेसर रतन लाल ने ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू पक्ष के शिवलिंग मिलने के दावे पर फेसबुक पर एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील विनी जिंदल ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में केस दर्ज कराया, जिसके बाद अब ये गिरफ्तारी हुई है। हालांकि रतन लाल ने अपनी पोस्ट पर सफाई देते हुए कहा था कि वो इतिहास के छात्र हैं और इतिहास के छात्र अपने हिसाब से चलते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को 8 हफ्ते बाद सुनेगा। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़ी बातें कही। पहला, कोर्ट ने जिला जज को केस ट्रांसफर कर दिया है। दूसरा, कोर्ट ने वजू की व्यवस्था करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं। तीसरा, हिंदू पक्ष के शिवलिंग मिलने के दावे की जगह को सील रखा जाए। आयोग की रिपोर्ट लीक होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की, कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जमीन पर संतुलन और शांति की भावना बनाए रखने की जरूरत है। एक तरह से हीलिंग टच की जरूरत है। सुनवाई के दौरान पूजा स्थल अधिनियम 1991 कानून का जिक्र भी हुआ, जिस पर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस दलील पर जिला जज को सबसे पहले सुनवाई के निर्देश दिए। दरअसल मुस्लिम पक्ष इस सर्वे को पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ बता रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज DY चंद्रचूड़ ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी स्थान के धार्मिक चरित्र को पता लगाना वर्जित नहीं है। असम में भूस्खलन और बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है, जहां बारपेटा, विश्वनाथ, कछार, दरांग समेत 22 जिलों में लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। वहीं करीब 90,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। प्रशासन की ओर से 152 राहत वितरण केंद्र भी बनाए गए हैं, जो लोगों को राहत सामग्री बांट रहे हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर नगांव पर पड़ा है, जहां 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा कछार में करीब 1.5 लाख लोग, तो होजई में 1,11,000 लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। असम के हालात पर काबू करने के लिए सेना, वायुसेना समेत SDRF और NDRF की टीमें राहत बचाव के कार्य में जुटी हुई हैं। मौसम की मार झेल रहे असम में कम से कम 20 बांध टूट चुकी है। कई जगहों पर पुल जो है या तो बह चुकी है या फिर क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बाढ़ के चपेट में आए सड़कें भी धंस चुकी है। बहुत सारी जगहों में यातायात व्यवस्था जो है ये पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। डीमा हासाओ जैसे जिले में जाने आने का कोई रास्ता बचा नहीं है। इस बीच प्रशासन राहत बचाव कार्य में पूरी तरीके से जुटी हुई है, लेकिन बाढ़ के कहर के आगे तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही है। चौबीस मई को टोक्यो में क्वाड समिट का आयोजन होना है। वहीं क्वाड समिट को लेकर चीन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चीन का कहना है कि क्वाड समिट का विफल होना तय है। दरअसल चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में कहा, इंडो पैसिफिक रणनीति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में खासकर एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अधिक सतर्कता और चिंता पैदा कर रही है। साथ ही वांग ने कहा, अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति का असफल होना तय है। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब 24 मई को टोक्यो में क्वाड समिट का आयोजन होना है और इसमें पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान और ऑस्ट्रेलिया की पीएम शामिल होंगे। इससे पहले पिछले साल सितंबर में जो बाइडेन ने वॉशिंगटन में क्वाड नेताओं की मीटिंग बुलाई थी। अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर क्वाड समूह बनाया है, जो खुले और मुक्त इंडो पैसिफिक की भावना पर बल देता है, जबकि चीन उस क्षेत्र को एशिया पैसिफिक क्षेत्र कहता है। चीन हिंद प्रशांत रणनीति अवधारणा के विरुद्ध है। चीन ने इसकी तुलना एशियाई नेटो से की है। चीन करीब करीब पूरे विवादित दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है, जबकि ताइवान, फिलीपीन, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम भी कुछ कुछ हिस्सों पर अपना दावा करते हैं।
चीन ने दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप और सैन्य प्रतिष्ठान बनाए हैं। चीन के पूर्वी चीन सागर में जापान के साथ भी विवाद है। ऐसे में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति के मद्देनजर मुक्त और खुले हिंद प्रशांत की जरूरत पर चर्चा कर रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.